हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा कि इतने दिन से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और वीडियो अपलोड ना करने की वजह आई थिंक मुझे लगता है आप सबको पता होगी। तो आज से रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी और सिलेबस को बहुत ही जल्दी से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारत पर दूसरा तुर्की आक्रमण, सेकेंड टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। ये 12वीं सेंचुरी में हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ था। भारत पर दूसरा तुर्की आक्रमण 12वीं सेंचुरी में हुआ था। बारहवीं शताब्दी में हुआ था। अगर भारत पर दूसरे तुर्की आक्रमण की बात की जाए तो ये 1175 से 1206 के बीच की बात है। और भारत पर दूसरा तुर्की आक्रमण जो किया गया था वो मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद गौरी कौन था, कहां से आया और क्यों आया। मोहम्मद गौरी एक शंसवानी तुर्क हुआ करता था। शंसवानी तुर्क हुआ करता था, अर्थात ये भी तुर्की का था। तुर्की वर्तमान में अफगानिस्तान में एक वंश चला करता था, या मैं कहूं कि शंसवानी जो तुर्की था गजनी में, यानी ये भी गजनी का ही शासक था। गजनी में एक वंश चला करता था और उस वंश का नाम था गौर वंश। जब ये गौर वंश का था इसलिए इतिहास में यह गौरी के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात इसे गौरी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य महमूद गजनबी से थोड़ा अलग था। एक्चुअली मोहम्मद गौरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो मोहम्मद गौरी के उद्देश्य की बात की जाए तो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य महमूद गजनबी से अलग था। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1178 में किया था, 1178 में किया था, जो किया था मुल्तान पर। मुल्तान पर इसने करमाती जाति के मुसलमानों पर किया था। मुल्तान पर मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण करमाती जाति के मुसलमानों पर किया था और इन्हीं से लूटपाट करके वापस गजनी चला गया था। और मोहम्मद गौरी भी जानता था कि महमूद गजनबी, गजनी का एक शासक हुआ करता था महमूद गजनबी, उसने गुजरात पर अटैक किया था और गुजरात से सोना लूट कर ले गया था। तो बस मोहम्मद गौरी ने भी अपना दूसरा टारगेट, दूसरा उद्देश्य गुजरात को ही बनाया और 1178 में, सॉरी, ये इसने 1175 में आक्रमण किया था और 1178 में इसने गुजरात पर अटैक किया। अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में इस समय चालुक्य वंश चला करता था, चालुक्य डायनेस्टी चल रही थी और इसका जो रूलर था उसका नाम था मूलराज द्वितीय या भीम सेकंड। जब मोहम्मद गौरी ने
गुजरात पर अटैक किया, सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, तो चालुक्य वंश का राजा भीम सेकंड ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। तभी क्रॉस अटैक कर दिया भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी पर, और मोहम्मद गौरी वहां से भागने लगा। लेकिन भीम सेकंड ज्यादा पावरफुल होने के कारण उसने मोहम्मद गौरी का पीछा किया और राजस्थान के माउंट आबू पर इसे पकड़ लिया। माउंट आबू जो कि कहां पर है, राजस्थान में। यहां पकड़ लिया और इसे बंदी बना लिया। इतिहासकार कहते हैं कि भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को बंदी बनाया, लेकिन अपनी मां के कहने पर उसे इसने रिहा कर दिया था और ये भाग निकला उत्तर भारत की तरफ। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हाँ, तो गुजरात से भाग निकला मोहम्मद गौरी और अगले ही साल 1179 में मोहम्मद गौरी ने सिंध कश्मीर पर अधिकार किया। अगर इस समय की बात की जाए तो उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में दिल्ली, अजमेर और शामरा में एक वंश चला करता था जिसका नाम था चौहान वंश। चौहान डायनेस्टी, और चौहान वंश की राजधानी अजमेर हुआ करती थी। और चौहान वंश का एक फेमस राजा हुआ करता था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का ही एक दरबारी लेखक और परम मित्र जिसका नाम था चंद्र बरदाई। और इसी चंद्र बरदाई ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। चंद्र बरदाई की लिखित किताब पृथ्वीराज रासो से ही हमें पता पड़ता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का इतिहास, या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच की लड़ाइयों के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान ने चंद्र बरदाई को 16 बार हराया था, अर्थात मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर बार बार आक्रमण किया करता था और आक्रमण करने के बाद पराजित होकर हर बार माफी मांग लिया करता था। और पृथ्वीराज रासो में लिखित चंद्र बरदाई ये भी लिखता है कि हर बार की तरह माफी मांग लिया करता था और पृथ्वीराज चौहान हर बार उसे माफ कर दिया करता था। लेकिन 17वीं बार एक्चुअल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था। 17वीं बार इन दोनों के बीच में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जैसे हम तराइन का युद्ध बोलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। जो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। बात तराइन की जाए तो दिल्ली के पास हरियाणा में ही एक जिला है करनाल। करनाल में सरस्वती नदी के पास
सरस्वती नदी के पास के स्थान तराइन पर ही ये युद्ध हुआ था। गॉट इट। आगे बात की जाए, जब इस युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया, तो इस बार भी मोहम्मद गौरी ने हर बार की तरह पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। बस मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला जाता है और ध्यान हट जाता है मोहम्मद गौरी का, पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और हर बार की तरह मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगी और वापस गजनी चला गया। पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से ध्यान हट गया और पृथ्वीराज चौहान प्रेम प्रसंग में व्यस्त हो गए। किसके साथ प्रेम प्रसंग व्यस्त हो गए? संयोगिता के साथ। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कन्नौज, और उस समय कन्नौज में एक वंश चला करता था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। क्या नाम था? गढ़वाल वंश। और इसी गढ़वाल वंश का एक राजा हुआ करता था, एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था जयचंद, और जयचंद की बेटी थी संयोगिता। इसी संयोगिता से प्रेम किया करते थे पृथ्वीराज चौहान और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन एक बार जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा और स्वयंवर में सारे के सारे राजाओं का आमंत्रित किया, लेकिन नहीं बुलाया किसे? पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर में गए भी और स्वयंवर में जाते ही संयोगिता को अगवा किया, अपने साथ ले आया, उससे शादी कर ली। इस अपमान का बदला लेने के लिए ही जयचंद ने इन्विटेशन दिया मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी ही पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने की, आक्रमण करने की योजना बना रहा था। इतने में ही जयचंद की तरफ से पृथ्वीराज चौहान को इन्विटेशन मिलता है कि आप पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कीजिए और मैं अपनी पूरी सेना के साथ आपका साथ दूंगा। क्योंकि जयचंद भी चाहता था कि जैसे ही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करेगा, उसकी हत्या कर देगा, तो वहां का रूलर मैं बन जाऊंगा। तभी 1192 ईस्वी में 1192 में होता है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध, और ये युद्ध होता है किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। यही वो ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, और पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। और इसी वर्ष मोहम्मद गौरी ने अपने शासनकाल की स्थापना की भारत में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में सिर्फ दो ही युद्ध हुए थे, एक तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध में ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और पराजित करके उसकी हत्या कर दी। लेकिन कहानी का क्लाइमेक्स कुछ और ही था। चंद्रवरदाई की लिखित किताब पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ऐसा लिखता है कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित बेशक किया था, लेकिन हत्या नहीं की थी। वो पृथ्वीराज चौहान को और मुझे यानी कि चंद्रवरदाई को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी लेके गया था। लेकिन ज्यादा इतिहासकार यही बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में दो ही युद्ध हुए थे और दूसरे युद्ध के बाद ही मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम शासन की स्थापना की भारत में। लेकिन चंद्रवरदाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को अपने साथ गजनी लेके गया था। गजनी में ले जाकर इसे अपने कारावास में कैद कर लिया और बेड़ियों में जकड़ करके रखा। एक बार
पृथ्वीराज चौहान बेड़ियों में जकड़े हुए खड़े थे और मोहम्मद गौरी को घूर रहे थे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को नजरें नीचे करने के लिए कहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपनी नजरें नीचे नहीं की, डटे रहे। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फड़वा दी और उन्हें कारागार में डाल दिया। एक बार गजनी में राजकीय खेलों का आयोजन हो रहा था और उसी आयोजन में मैंने यानी चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि आप अगर आप चाहें तो मैं आपको एक अद्भुत कला का लुत्फ उठाने के लिए बोल सकता हूं या लुप्त कला दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे मित्र यानी कि पृथ्वीराज चौहान को एक अद्भुत कला आती है, शब्दवेदी बाण चलाना आता है, अर्थात बिना आंखों के शब्दवेदी बाण मतलब बिना आंखों के आवाज सुन के बाण चलाना, अपने टारगेट पर बाण चलाना, इसे ही शब्दवेदी बाण बोला जाता है। तो चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज चौहान से कहा था अगर आप चाहें तो इस कला का लुत्फ उठा सकते हैं। मोहम्मद गौरी ने हाँ बोल दिया और चंद्रवरदाई ने खुद ये रणनीति बनाई थी कि किसी ना किसी तरीके से ये इस रणनीति में फंसे। तो चंद्रवरदाई ऐसा लिखता है कि मैंने खुद मोहम्मद गौरी से कहा था आप मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान को एक धनुष और बाण दे दीजिए और उसकी बेड़ियां खोल दीजिए। तो चंद्रवरदाई ने खुद आगाह किया था पृथ्वीराज चौहान को, बोला था 4 बास 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान है चूक मती चौहान। रिपीट करता हूं, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को आगाह करते हुए कहा 4 बास 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान है चूक मती चौहान। और इसके कहते ही पृथ्वीराज चौहान ने वही बाण चला दिया और मोहम्मद गौरी मर गया। ऐसा लिखा है पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रवरदाई ने लिखा था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि इन दोनों के बीच में केवल 2 ही युद्ध हुए थे, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध में ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी और मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। 1192 में यानी तराइन के दूसरे युद्ध में ही एक प्रसिद्ध घटना घटित हुई थी। मोहम्मद गौरी के साथ एक प्रसिद्ध सूफी संत आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे मोहम्मद गौरी के साथ रहे थे और इन्होंने ही अजमेर में अपनी कॉटेज बनाई। अजमेर में ही इन्होंने अपनी कॉटेज बनाई और वहीं पर इन्होंने सूफी मत का प्रचार किया। सूफी मत का प्रचार किया और अजमेर में ही इनकी डेथ हो गई। तो क्वेश्चन बनता है अजमेर शरीफ दरगाह किस प्रसिद्ध सूफी संत की कब्र पर बना है? तो इसका आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर बना है अजमेर शरीफ दरगाह। ओके। 1193 में मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और मोहम्मद गौरी का उद्देश्य तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने का था। तभी मोहम्मद गौरी को याद आई किसकी? जयचंद की, क्योंकि जयचंद ने तराइन के दूसरे युद्ध में आने का वायदा तो किया था कि मैं अपनी सेना के साथ आपका साथ दूंगा और पूरी तरीके से आपके साथ रहूंगा, लेकिन आया नहीं था। तभी 1194 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया जयचंद पर, जिसे बोलते हैं चंदावर का युद्ध। जो हुआ किस किस के बीच में? जयचंद और गौरी के बीच में। चंदावर के युद्ध में ही मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया और पराजित करके इसकी हत्या कर दी। तो बस मोहम्मद
मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना था